हेलो बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ रोलिंग मोशन डिस्कस किया था। बतलाया था कि क्या होता है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, और जब प्योर ट्रांसलेशनल मोशन और प्योर रोटेशनल मोशन कंबाइन होते हैं तो दैट बिकम्स ए प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन में क्या कहा था कि वह जो बॉडी रोल कर रही है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है। और व्हेन ए बॉडी इज रोलिंग इन दैट केस इट पोजेस बोथ ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द body that is equal to half mv square into 1 plus k square by r square. Then I told you the fraction of translational kinetic energy possessed by the body when it is rolling, that is equal to 1 upon 1 plus k square by r square, and fraction of rotational kinetic energy possessed by the body, that is equal to 1 upon 1 plus, that is 1 plus r square by k square. और क्या कहा था कि when a body is rolling and rolling body is a ring, in that case it possesses 50% translational kinetic energy and 50% rotational kinetic energy. For a disk, when it is rolling, it is having 66% translational kinetic energy and 37% rotational kinetic energy. For solid sphere, it is having 72% translational kinetic energy and 28% rotational kinetic energy when it is rolling. अगर कोई बॉडी किसी रफ इंक्लाइन सरफेस के ऊपर रोल करती हुई फॉल करती है तब उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। सपोज कर लीजिए आपके पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन हुज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? थीटा। यहां पे इस रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये आपके पास एक बॉडी क्या है? रोल करती हुई नीचे फॉल करती है। व्हेन दिस बॉडी विल फॉल व्हाइल रोलिंग ऑन दिस रफ इंक्लाइन प्लेन, क्या होगा? इस यहां पे सपोज इट्स मास इज m, इसका मास m है, रेडियस ऑफ डायरेक्शन की है, और इसका रेडियस कितना है? रे है, r है। नाउ weight of this body is acting here downward direction. Clear? Now this mg is having, in this case it is having two components, as this angle is theta, this is also theta. This mg is having two components, one is mg cos theta and another is mg sin theta. So it is very clear here that this body will fall due to this mg sin theta. अब इसके एक अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी, दैट इज एक्टिंग इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। सो हियर mg sin theta माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये इसकी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन होगी। अब इस बॉडी ने जो रोल करना है, रोल किसके कारण करेगी? ट्रांसलेशनल मोशन। इसमें रोटेट के ट्रांसलेशनल मोशन इसमें जो है mg sin थीटा के कारण प्रोड्यूस होना है। रोटेशनल मोशन किसके कारण प्रोड्यूस होना है? ये फ्रिक्शनल फोर्स इसमें रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगी। इस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण इस बॉडी के ऊपर टॉर्क एक्ट करेगी। कितनी टॉर्क एक्ट करेगी? दैट इज r into F। दिस इज द torque acting on this body due to this frictional force। और टॉर्क किसके बराबर होती है? टॉ इज इक्वल टू क्या होती है? I इंटू अल्फा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? R इंटू फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। क्लियर? I को हम क्या लिख सकते हैं? m के स्क्वायर। अल्फा को क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय r। A is equal to क्या होता है? R अल्फा। Now what is your frictional force? फ्रिक्शनल फोर्स क्या है आपके पास? फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? That is equal to m k square acceleration of center of mass divided by r square. Substituting this value in this equation number 1, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? mg sin theta minus m k square by r square
acceleration of center of mass that is equal to mass into acceleration of ACM। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहां से ACM की जो वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास जब ये बॉडी रोल करती हुई इस रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर नीचे फॉल कर रही है। क्लियर? अब देखिए, अगर ये स्मूथ सरफेस हो तब ये बॉडी क्या होगी, स्लाइड करती हुई फॉल करेगी। उस समय इसकी एक्सेलरेशन क्या होनी है, सिंपल g sin थीटा होनी है। अगर ये रफ इंक्लाइन सरफेस है और स्लाइड करती हुई फॉल कर रही है, उस समय इसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा होती है। क्लियर? और जब ये इस रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फॉल करती हुई नीचे कर रही है तो आपके पास उस समय इसकी एक्सेलरेशन क्या आ रही है, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब यहां पे जरूरी नहीं है कि ये बॉडी रोल ही करे, देयर इज ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तभी ये बॉडी इस रफ सरफेस के ऊपर रोल कर सकती है। अगर इसने रोल करना है तो इट मींस दैट ये वाली जो फोर्स है, ये टॉर्क जो है, दिस टॉ वन क्या होनी चाहिए, दिस टॉ वन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टॉ टू। अगर ये इससे इक्वल होगी तभी क्या होगी, ये बॉडी इस रफ सरफेस के ऊपर क्या कर पाएगी, रोल कर पाएगी। Isn't it? Means R frictional force क्या हो जाएगी, frictional force is here mu R is here mg cos theta। Clear? So R mu mg cos theta should be greater than or equal to tau 2, और tau 2 क्या है, I अल्फा, अल्फा क्या है, ACM by R, ACM की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, g sin theta upon 1 plus k square by r square। And what's about I? This I is mk square, this m is cancelled with m। so अगर आप इसको सॉल्व करोगे, जो म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस r स्क्वायर बाय k स्क्वायर। यह अगर आपके पास इस रफ इंक्लाइन सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इससे ग्रेटर और इक्वल है, तभी ये बॉडी इस रफ सरफेस के ऊपर रोल करती हुई नीचे फॉल कर सकती है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इसका ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस होना चाहिए। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है इट शुड बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन, उस केस में एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या आएगी, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आएगी। अब अगर रिंग है तो रिंग रोल करती हुई नीचे फॉल कर रही है, तो रिंग की एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, रिंग के लिए k क्या होगा, r होगा, एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी, g sin थीटा बाय 2 बन जाएगी। रिंग की एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी, g sin थीटा बाय 2 बन जाएगी। और अगर ये आपके पास क्या है, डिस्क है, डिस्क के केस में डिस्क के केस में एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी, k की वैल्यू क्या होती है, r बाय 2, तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी, 2 बाय 3 g sin थीटा बन जाएगी। क्लियर? अगर सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर के केस में k की वैल्यू क्या है, √2/5 आ आती है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगी, 5/7 g sin थीटा आ जाएगी। तो फ्रॉम हियर इट इज वेरी क्लियर दैट एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या आ रही है, सबसे ज्यादा आ रही है। एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर सबसे ज्यादा आ रही है, उससे कम क्या आ रही है, डिस्क की आ रही है, और उससे कम क्या आ रही है, रिंग आ रही है। और मींस अगर हम इन तीनों बॉडीज को इस रफ इंक्लाइन सरफेस के ऊपर फॉल करवाएं तो इनमें से कौन सी बॉडी सबसे पहले नीचे पहुंचेगी, सॉलिड स्फीयर सबसे पहले नीचे पहुंचेगा, उसके बाद डिस्क पहुंचेगी, उसके बाद रिंग पहुंचेगी। रीजन बीइंग कि आपके पास सॉलिड स्फीयर टाइम जो होता है, टाइम टेकन जस्ट टू रीच द बॉटम जो है दैट इज इक्वल टू √2s/a होता है। क्या होता है टाइम, √2s/a, वेयर a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो मींस टाइम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन है। जिसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगी
वो सबसे पहले पहुंचेगा, उसको सबसे कम टाइम लगेगा। तो मींस एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर सबसे ज्यादा है तो उसको सबसे कम टाइम लगेगा, एक्सेलरेशन ऑफ रिंग सबसे कम है तो सबसे ज्यादा टाइम रिंग को लगेगा। इस तरह से हम सॉलिड स्फीयर, डिस्क और रिंग के तीनों के टाइम्स की रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन तीनों की रेशियो कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स √7/5 is to √3/2 is to √2 की ये रेशियो आ जाएगी, इन विच दे विल रीच एट द बॉटम। कोरस्पॉन्डिंगली इन तीनों बॉडीज के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू रिक्वायर्ड है जस्ट टू रोल ओवर दिस रफ इंक्लाइन सरफेस, तो आपके पास रिंग के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, tan θ/2 होना चाहिए, क्योंकि k की वैल्यू क्या है, r/√2 है। डिस्क के लिए k की वैल्यू क्या है, r/√2 है, तो डिस्क के लिए म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट शुड बी tan/3 आ जाएगी। और अगर ये सॉलिड स्फीयर है उस केस में k की वैल्यू क्या है, √2/5 है, r है तो क्या आ जाएगी 5/7 tan θ आ जाएगी। क्लियर? सो दीज आर द values of coefficient of friction required when these bodies are rolling over a rough inclined surface. Clear? अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, अगर ये डिस्क, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, ये आपके पास स्मूथ सरफेसेज हैं, स्मूथ सरफेसेज के ऊपर आपके पास स्लाइड कर रहे हैं, तो तीनों को बॉटम तक पहुंचने में टाइम्स की, तीनों में पहुंचने में उनकी टाइम्स की रेशियो क्या होगी। अगर ये स्मूथ सरफेस हैं, स्लाइड करते हुए जा रहे हैं, उस केस में तीनों की एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम होगी, और वो तीनों की एक्सेलरेशन क्या है, g sin थीटा है, तो तीनों को बॉटम में पहुंचने में क्या लगेगा, सेम टाइम लगेगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अगर वो स्लाइड करते हुए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर नीचे जा रहे हैं तो तीनों को क्या लगेगा, सेम टाइम लगेगा। अगर रफ भी है तब भी क्या होगा, आपके पास स्लाइड करते हुए जा रहे हैं, तीनों बॉडीज को बॉटम तक पहुंचने में सेम टाइम लगेगा। अगर रफ है तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी, g × sin θ माइनस म्यू cos θ होगी। तो आपने एक बस ये तो तीन बातें ख्याल रखनी है। अगर रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रोल करती हुई जा रही है तब एक्सेलरेशन क्या है, g sin θ/1 + k² है। अगर रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर स्लाइड करती हुई जा रही है तब एक्सेलरेशन क्या है, तब एक्सेलरेशन g × sin θ माइनस म्यू cos θ है। अगर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर स्लाइड करती हुई जा रही है तब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, सिंपल g sin θ है। क्लियर? नाउ this derivation we can do also with the help of conservation of energy के साथ भी हम इसको कर सकते हैं कि what will be the acceleration of the body when it is rolling down over a rough inclined surface, उस समय इसकी acceleration क्या होगी। This can be done with the help of conservation of energy. Now according to conservation of energy क्या होगा, जब ये बॉडी इस रफ इंक्लाइन प्लेन के सरफेस के ऊपर नीचे रोल करती हुई जाएगी तो आपके पास जब व्हेन इट इज एट द टॉप ऑफ द दिस इंक्लाइन प्लेन एट हाइट h, उस समय इसके पास सिंपल क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी इसके पास, पोटेंशियल। व्हेन दिस बॉडी इज एट द टॉप ऑफ द रफ इंक्लाइन प्लेन इट इज ओनली हैविंग सिंपली पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दैट इज mgh। क्लियर? और when this body will reach at the bottom, उस समय क्या होगी, इसके पास सिंपल काइनेटिक एनर्जी होगी। वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दोनों काइनेटिक एनर्जी का सम होगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी इसकी, ½ mvcm² × 1 + k²/r²। ये इसकी क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी व्हेन इट इज रीच एट द बॉटम। नाउ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द बॉटम। तो क्या हो जाएगा, mgh दैट इज इक्वल टू ½ mvcm² × 1 + k²/r²।
क्लियर। ना यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, h को क्या लिख सकते हैं, h by s, that from the diagram it is very clear that h upon s that is equal to sin theta। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, s into sin theta आ जाएगा, और हाफ m VCM square, VCM square क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू s हो जाएगा इनटू 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पे आपके पास mm कैंसल आउट हो जाएगा, s कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगी, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r square। This is the acceleration of the center of mass. Clear? So when a body is rolling over a rough inclined surface, इसकी जो acceleration होगी, acceleration of the center of mass होगी, वो क्या होगी, g sin theta upon 1 plus k square by r square होगी। अब आपके पास यहाँ पे एक और भी important question पूछा जा सकता है। What is that question? कि अगर आपके पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर के साथ आपके पास एक मास सस्पेंडेड है, दिस इज ए सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर के ऊपर एक रोप वाउंड हुई है, ऑन दिस सॉलिड सिलेंडर ए रोप इज वाउंड, ये रोप एक वाउंड हुई है ऐसे, इस रोप के साथ एक मास सस्पेंडेड है, इस रोप के साथ क्या है, मास सस्पेंडेड है। इट इज आस्क्ड कि किस एक्सेलेरेशन के साथ जब ये आपके पास ऐसे ये रोप नीचे फॉल करेगी, सिलेंडर रोटेट करेगा, तो आपके पास ये मास जो है किस एक्सेलेरेशन के साथ नीचे फॉल करेगा। दिस कैन बी आस्क्ड कि विद व्हाट एक्सेलेरेशन दिस मास विल फॉल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो हाउ विल टैकल दिस प्रॉब्लम, व्हेन दिस मास विल फॉल, इसका वेट किधर एक्ट करेगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा। What will be here? Here T will be the tension in the string. तो acceleration इस मास की क्या हो जाएगी? What will be the acceleration of this mass? This will be mg minus t that is equal to m। अब आपके पास ये जो स्ट्रिंग में टेंशन है, ये टेंशन क्या प्रोवाइड करेगी, टॉर्क प्रोवाइड करेगी। ये टेंशन क्या करेगी, इस सिलेंडर को रोटेट, रोप के साथ इस सिलेंडर को क्या करेगी, रोटेट करवाएगी। दिस टॉर्क, इस टॉर्क टेंशन के कारण कितनी टॉर्क प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी T इंटू आर, क्योंकि टॉर्क क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आपके पास फोर्स है, तो R क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। नाउ व्हाट विल बी द टॉर्क क्या होती है, दैट इज I इंटू अल्फा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, TR इज इक्वल टू I अल्फा। व्हाट इज I क्या है, दैट इज m k स्क्वायर है, I क्या है, m k स्क्वायर है। अल्फा क्या होगा, दैट इज a बाय r होगा। क्लियर। तो यहां से आपके पास t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t कितना आ जाएगा, m k स्क्वायर a बाय r स्क्वायर। अगर आप ये t की वैल्यू कहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हो, इक्वेशन नंबर 1 में आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास m k स्क्वायर इंटू a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू mg माइनस m k स्क्वायर a अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इंटू a आ जाएगा। आप इस टर्म को यहां पे ले आइए, ये क्या आ जाएगा, यहां से a कॉमन आ जाएगा, क्या बन जाएगा, m इंटू a कॉमन आ जाएगा। दिस बिकम्स 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आ जाएगा। m यहां पे कैंसल आउट हो जाएगा, तो जो एक्सेलेरेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, g अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलेरेशन, जिस एक्सेलेरेशन के साथ ये मास नीचे की तरफ फॉल करेगा, आपके पास कैलकुलेट होगी। क्लियर। सो इन दिस वे, अगर आपके पास दो मासेस हो या आपके पास कुछ और भी डिफरेंट सिचुएशन दी हो, तो उसको आपने टैकल, इस ढंग से आपने टैकल करना है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, ये हमारे पास रोटेशनल मोशन खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ
ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे। बच्चों जैसा आपको पता है जी, मेरी सारी की सारी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित है, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है और पीएम केयर फंड को समर्पित है। तो बच्चों इस कोरोना महामारी से बचने के लिए आपने 3 W's का ख्याल रखना है, और अगर आप 3 W's का ख्याल रखोगे यू विल बी एबल टू अवॉइड दिस कोरोना। वो 3 W क्या है? Wear your mask, second wash your hands, third watch your social distance। ये तीनों W's का आपने ख्याल रखना है। You will be able to avoid this कोरोना, और जिससे आप क्या करोगे, कोरोना को हरा पाओगे और इस सारे विश्व को जिता पाओगे। इसके लिए हम एक शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति।